हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे की बायोग्राफी को लेके। अर्नेस्ट हेमिंगवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नेट, पीजीटी, टीजीटी प्रिपरेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे का बर्थ हुआ था 1899 में एंड इनकी डेथ हुई 1961 में। टोटल 62 ईयर्स का लाइफ स्पैन था, बट इनकी जो डेथ हुई थी 1961 में वो सुसाइड के कारण हुई थी। ही टुक हिज लाइफ, उन्होंने अपने आप को मारा था बाय शूटिंग हिमसेल्फ विद गन। अपने आप को गन से मारकर इन्होंने सुसाइड कर लिया था। बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर हैं, डैट मीन्स वो वर्ल्ड वॉर वन या फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन के इमीडिएटली बाद वो लिखा करते थे। अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट थे वो। एज ए नॉवेलिस्ट उनको बहुत अच्छी रिकग्निशन भी मिली। इनफैक्ट उनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला अपनी नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी के ऊपर। सो अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और जर्नलिस्ट थे, बट नॉवलिस्ट के तौर पे इनको काफ़ी अच्छी रिकग्निशन मिली। ही पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। सो वर्ल्ड वॉर टू में इन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया, उसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट किया। और बाकी भी वॉर्स जैसे स्पेनिश सिविल वॉर और भी कई सारे लिबरलाइजेशन मूवमेंट, सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो अपने ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस को इन्होंने डिफरेंट बुक्स में लिखा है। तो इनके जो मोस्टली जो वर्क्स हैं वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स हैं और अपने ही एक्सपीरियंसेस को उन्होंने अपनी बुक्स में दिखाया है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था, तो सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आइसबर्ग थ्योरी। इन्होंने आइसबर्ग थ्योरी टर्म दी, इन्होंने ये टर्म कॉइन की। आइसबर्ग थ्योरी को थ्योरी ऑफ ओमिशन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें आइसबर्ग जो है वो, अगर हम सी में होंगे, अगर हमें आइसबर्ग अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा एक छोटी सी फ्लोटिंग आइस है। अगर हम सरफेस एरिया में देखेंगे कोई छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा दिखेगा, बट एक्चुअली उसकी स्ट्रेंथ छुपी हुई है सी के नीचे, जो वो बर्फ़ की जो इतनी बड़ी चट्टान है। जैसे कि टाइटैनिक कैसे डूबा था, पहले तो ये लग रहा था कि एक छोटा सा चट्टान है बर्फ़ की, बट बाद में वो उस नीचे जो ओशन के नीचे जो चट्टान थी उससे टकराया, उसकी वजह से ये टाइटैनिक डूबा। तो आइसबर्ग की जो असली स्ट्रेंथ है वो छुपी हुई है ओशियन के नीचे। सिमिलरली वो ये कहते हैं कि अगर हम कोई राइटिंग कर रहे हैं, उसका जो मेन पॉइंट है, जो हमें उसको मेन इलेबोरेट करना है, जो मेन पॉइंट है, अगर हम उसको ओमिट कर दें या उसको दिखाएं ना या उसको कम छुपा दें, तो वो वाला जो पॉइंट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाती हूँ। दैट फेयरवेल टू आर्म्स इनकी नॉवल है एंड इट इज़ द नॉवल, ये रोमांस इसमें दिखा रखा है बिटवीन अमेरिकन सोल्जर एंड ब्रिटिश नर्स। एक अमेरिकन सोल्जर और ब्रिटिश नर्स के बीच में रोमांस दिखाया गया है। बट हेमिंगवे ने कुछ ऐसा नहीं लिखा जिसमें लव मेकिंग के बारे में बताया हुआ है। उन्होंने जस्ट उसका हिंट दिया है। पूरी की पूरी स्टोरी की थीम ही इनकी रोमांस पे बेस्ड है, बट छोटे छोटे इन्होंने हिंट्स दिए हैं जिसकी वजह से वो जो मेन जो थीम है और ज़्यादा हाईलाइट हो गई है। सो दिस इज़ आइसबर्ग थ्योरी विच वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उनसे रिलेटेड है, ही इज़ कॉल्ड मैन्स मैन। आगे मैं आपको बताऊंगी ये मैन्स मैन क्यों कहलाते थे। मैन्स मैन मतलब वो मैचो मैन या फिर मैस्कुलिन मैन की तरह उनकी पर्सनालिटी थी। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लाइक हंटिंग, फिशिंग, सेलिंग, एथलीटिंग, कैंपिंग, बॉक्सिंग, बुल फाइटिंग, भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। पूरी मैचो मैन वाली पर्सनालिटी थी। इवन उनकी 4 मैरिजेस हो चुकी थी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से उनकी गर्लफ्रेंड्स भी रह चुकी थी, उनके लवर्स भी रह चुकी थी। सो एक मैचो मैन, एक मैस्कुलिन मैन का वो परफेक्ट एग्जाम्पल थे। खुद तो वो मैंस मैन थे ही, मैचो मैन थे ही, बल्कि अपनी जो राइटिंग में जो हीरो दिखाते थे उसको भी वो एक मैंस मैन के रूप में दिखाते थे, मैचो मैन के रूप में दिखाते थे। उसको हम कहते हैं कोड हीरो।
तो उनके जो हीरोज़ होते हैं उनको कोड हीरो कहा जाता है, हु इज़ इन्वॉल्व इन ग्रेट डील ऑफ ड्रिंकिंग, बहुत सारे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, हैव मैनी लव अफेयर्स, वाइल्ड गेम, हंटिंग, बुल फाइटिंग और ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें एक नॉर्मल अमेरिकन मैन पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें वो पार्टिसिपेट करता है उनका हीरो। तो वो खुद तो हैं ही मैंस मैन, अपने हीरो को भी वो मैंस मैन बनाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए वो बहुत फेमस हैं, दैट इज़ द ईयर 1953 एंड 1954। 1953 में उनको पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन मिलता है फॉर हिज नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। सैंटियागो ओल्ड मैन है, उसी पर ये स्टोरी रिवॉल्व होती है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है। सो इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है। 1954 में उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है फॉर हिज मास्टरी ऑफ द आर्ट ऑफ नरेटिव, मोस्ट रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ओल्ड मैन एंड द सी। मतलब उनके आर्ट ऑफ नरेशन के लिए उनको मिलता है, और उन्होंने जो आर्ट ऑफ नरेशन इतनी अच्छी की हुई है द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिलता है। And the influence that has exerted on contemporary style. He is the member of Lost Generation. अच्छा, उससे पहले जो उनका मोस्टली जो वर्क पब्लिश हुआ था 1920s एंड 1950s के बीच में हुआ था, एंड लॉस्ट जनरेशन के मेंबर भी थे। अभी आगे मैं बताऊंगी कि वो लॉस्ट जनरेशन के मेंबर्स से कैसे मिले थे। और लॉस्ट जनरेशन के जो मेंबर्स थे वो थे गर्ट्यूड स्ट्रेन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, एफ स्कॉट फिtzgerald, टी.एस. इलियट, एज़रा पाउंड। ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे लॉस्ट जनरेशन के। ये लॉस्ट जनरेशन के मेंबर्स कौन थे? एक्चुअली ये अमेरिकन राइटर्स थे। जैसे कि ये हेमिंगवे अमेरिकन राइटर हैं, बाकी ये सारे भी अमेरिकन राइटर्स हैं जो कि पेरिस में रहते थे 1920s में, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ये पेरिस में रहते थे। ऐसे वाले अमेरिकन राइटर्स थे। और गर्ट्यूड स्टेन इसमें ऐसी थी जिन्होंने द टर्म लॉस्ट जनरेशन कॉइन किया था, बट अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज द पर्सन हु पॉपुलराइजेस दिस टर्म, जिन्होंने इसको टर्म को पॉपुलराइज किया था। और अपनी जो नॉवल है द सन ऑल्सो राइजेस, इनका जो पहली नॉवल थी द सन ऑल्सो राइजेस 1926 में जो पब्लिश हुई थी, उसके एपिग्राफ में इन्होंने लॉस्ट जनरेशन को मेंशन किया था। तो लॉस्ट जनरेशन जो टर्म है वो गर्ट्यूड स्ट्रेन ने कॉइन किया था, जबकि हेमिंगवे ने पॉपुलराइज किया था। लॉस्ट जनरेशन थी, उसकी थीम्स हुआ करती थी डिसइल्यूजमेंट इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 सोसाइटी, लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। इनकी राइटिंग में मीनिंगलेसनेस दिखती थी कि कोई भी फ्यूचर अब हमें अनसर्टेन है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के जो लॉस्ट जनरेशन के राइटर्स थे वो इस थीम पे लिखा करते थे। फॉर एग्जाम्पल टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड थी, वो इसी पे बेस्ड थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही वॉज जर्नलिस्ट, तो वो रिपोर्टर थे। वो कांसास सिटी स्टार, जब उन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया था तो वो कांसास सिटी स्टार में रिपोर्टर भी बने। सिर्फ 6 महीने रहे वहाँ पर, बाद में उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 ज्वाइन करने की कोशिश की थी और उन्होंने 4 मैरिजेस भी की थी। इनको पापा भी कहा जाता है। कि इनको पापा इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बुल फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते थे। ही वॉज सो मच फैसिनेटेड बाय बुल फाइटिंग और वहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन भी दिखाते थे, तो इसी वजह से इनका निकनेम ही वहाँ पे पापा बन गया था। ऐसा नहीं था कि ये एल्डर थे इसी वजह से इनको पापा कहा जाता था, बल्कि जो बड़े बड़े जो लोग थे वो भी इनको पापा कहते थे, ओल्डर पीपल भी इनको पापा कहते थे। सो इनका निकनेम बुल फाइटिंग वाली जगह पे इनका निकनेम पापा हो गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ही वॉज नॉवलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी। जैसे इनकी पहली जो नॉवेला थी वो थी द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, 1926 में पब्लिश हुई। बट अगर उनका डेब्यू नॉवल कहें तो वो थी सन ऑल्सो राइजेस, वो भी इन्होंने 1926 में लिखी। अ फेयरवेल टू आर्म्स 1926, टू हैव और हैव नॉट 1937, For Whom the Bell Tolls 1940, Across the River and Into the Trees 1950, The Old Man and the Sea 1952, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये सारी जितनी भी नॉवेल्स हैं, 3 नॉवेल्स, ये पॉस्टुमसली पब्लिश हुई आफ्टर हिज डेथ। तो इन्होंने एक ही प्ले लिखा था जो था द फिफ्थ कॉलम। अब हम अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1899 एट ओक पार्ट, इलियनोस। मतलब इस जगह पे इनका बर्थ हुआ था अमेरिका में। इनकी मदर थी म्यूजिशियन और इनके फादर थे फिजिशियन। इनकी मदर की पहले एक डॉटर थी,
तो वो चाहती थी कि मेरा ट्विन्स हो, बट हो गए ये अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो इन्होंने अर्नेस्ट हेमिंगवे को भी, इनकी मदर ने अर्नेस्ट हेमिंगवे को भी 3 साल तक उनके बाल लंबे रखे, 6 साल तक इनको गर्ल्स वाले कपड़े पहनाए। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अर्नेस्ट हेमिंगवे अपनी बड़ी बहन की तरह दिखते थे, तो वो ऐसा शो करती थी जैसे कि वो इनके ट्विन्स हैं, तो इनको लड़कियों की तरह रखा। बट 6 साल के बाद जो उनके पापा थे खुद बहुत एडवेंचरस थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, हंटिंग, फिशिंग, कैंपिंग, इन सब में ले गए। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो इंटरेस्ट था वो अपने पापा से आया। वो भी जब बड़े हुए गुड एथलीट बने, बॉक्सर बने, फुटबॉल, वाटर पोलो, फिशिंग, सभी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते थे। सो इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के कारण ही इज़ कॉल्ड मैचोस मैन, मैंस मैन। उसके बाद वर्ल्ड वार 1 हुई 1914 टू 1919 में। अब ये वर्ल्ड वार 1 में आर्मी या सोल्जर बनना चाहते थे, बट क्योंकि उनकी आईसाइट पुअर थी इसी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। बट इनको नौकरी मिली एज एम्बुलेंस ड्राइवर इन इटली। ये एम्बुलेंस ड्राइवर बने जिसकी वजह से सोल्जर्स को वो सामान देते रहते थे, काफ़ी सारा सामान वो सोल्जर्स को देते थे, सोल्जर्स के यहाँ से सामान वो हेडक्वार्टर्स में लाते थे। तो एम्बुलेंस ड्राइवर बने और एक बार वो सोल्जर्स के लिए चॉकलेट्स और सीक्रेट्स ला रहे थे, और इटली में जैसे ही वहाँ पहुँचे वहाँ पर ही वो सीरियसली वोंडेड बाय मॉर्टार फायर। गोला बारूद से सीरियसली वोंड हो गए थे। जर्मनी ने गोला बारूद छोड़ी थी, वहाँ पे सीरियसली वोंड हो गए थे। इनके आसपास जितने भी इटालियन सोल्जर्स थे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, और इन्होंने उनको सेफ्टी पॉइंट तक पहुँचाया, इनकी हेल्प की थी इटालियन सोल्जर्स की। तो इसके लिए इनको सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वेलर भी मिला। एंड ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन, ये पहले अमेरिकन थे जो कि घायल हुए थे इटालियन फ्रंट में। अब बाद में इनकी मैरिज हो जाती है। पहली मैरिज होती है 1921 में, जब वो 22 ईयर्स की एज में होते हैं तो वो पेरिस के लिए रवाना हो जाते हैं। तो पेरिस चले जाते हैं। जब वो पेरिस चले जाते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत सारे राइटर्स मिलते हैं, गर्ट्यूड स्टेन, जेम्स जॉयस, एजरा पाउंड, जो कि फाउंडर थी इमेजेस में। तो मैंने आपको अभी बताया कि पेरिस काफ़ी सारे अमेरिकन राइटर्स थे जो कि पेरिस में सेटल हो गए थे। तो ये सारे इनको मिलते हैं, और इन सब के साथ मिलकर वो एक लॉस्ट जनरेशन के मेंबर भी बन जाते हैं। बाद में वो एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड से मिलते हैं, जिन्होंने ग्रेट गैट्सबी अभी अभी लिखी ही थी। तो इनकी जो फ्रेंडशिप को कहा जाता है एडमिरेशन एंड हॉस्टिलिटी। मतलब जब ये मिले थे एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड से, तब इनमें काफ़ी एडमिरेशन थी, इनमें काफ़ी फ्रेंडशिप हुई। इन्होंने काफ़ी सारे टिप्स लिए फिट्जजेराल्ड से कि और उन्होंने तभी सोच लिया था कि ये भी कोई बढ़िया सी नॉवल लिखेंगे। बट जब इन्होंने अच्छी नॉवल लिखी, जैसे ही इन्होंने नॉवल लिखी तो ये एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड की नॉवेल्स इतनी पॉपुलर नहीं हो रही थी। मतलब जब इनका करियर बूम में था तब फिट्जजेराल्ड का करियर डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। तो दोनों में एनवी की भावना थी, दोनों में अच्छी रिलेशंस नहीं थे। पहले फ्रेंडशिप की भावना थी और बाद में दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते थे। सो एक बार हेमिंगवे जाते हैं अपनी वाइफ हेडले के साथ पैम्पलोना, स्पेन में, जहाँ पर वहाँ वो बुल फाइटिंग देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं बुल फाइटिंग में। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनको बाद में ये बुल फाइटिंग से इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वहाँ के लोग इनको पापा भी कहते थे। सो इसी बुल फाइटिंग पे बेस इन्होंने नॉन फिक्शन बुक लिखी थी, डेथ इन द आफ्टरनून, जो स्पेनिश बुल फाइटिंग के ऊपर है। तब इन्होंने अपनी डेब्यू नॉवल द सन ऑल्सो राइजेस भी लिखी, जो कि पेरिस और स्पेन की कहानी है। सन ऑल्सो राइजेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज हेमिंगवेज ग्रेटेस्ट वर्क। सेकेंड मैरिज वो करते हैं पॉलिन से, तब उनका सेकेंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी आता है मैन विदाउट वीमेन। बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है। इसमें 14 शॉर्ट स्टोरीज हैं, जिसमें बुल फाइटिंग, प्राइज फाइटिंग, इनफाइडेलिटी, डिवोर्स, डेथ के बारे में है। ये 3 इम्पॉर्टेंट बेस्ट स्टोरीज़ हैं जो कि इस एडिशन में थी। वहाँ से हेमिंगवे और पॉलिन ने केन्या में सफारी की, हंटिंग की, और इसी हंटिंग एक्सपीरियंस को इन्होंने अपने नॉन फिक्शनल वर्क ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका में दिखाया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है हंटिंग के ऊपर अर्नेस्ट हेमिंगवे में कौन सा वर्क लिखा, तो ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। और टू हैव और हैव नॉट 1937 में लिखा। 1930s में उनका यही एक वर्क था जो 1930s में लिखा गया। फेयरवेल टू आर्म्स 1926 में लिखा।
जो कि एक रोमांस अमेरिकन सोल्जर और ब्रिटिश नर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 के एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने लिखा। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में के एक्सपीरियंसेस इन्होंने लिखे अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, ये भी इनका वर्क है, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, ये वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपीरियंसेस हैं। स्पेनिश सिविल वॉर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी वो कॉरेस्पॉन्डेंट बने, मतलब एज अ जर्नलिस्ट वहाँ पे बन के गए ताकि वो स्पेनिश सिविल वॉर को बिल्कुल करीबी से देखें। और इसी के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी फॉर होम द बेल टॉल्स, ये नॉवल है इनकी फॉर होम द बेल टॉल्स, जो कि स्पेनिश सिविल वॉर के ऊपर बेस्ड है। तो वहाँ पे वो वॉर करस्पॉन्डेंट बने थे NANA के ऊपर, नाना के ऊपर, नॉर्थ अमेरिकन न्यूज़पेपर एसोसिएशन के ऊपर। बाद में एक बार प्लेन टेक ऑफ करते हुए इनका एक्सीडेंट हो गया था, उनको सीवियर इंजरीज आई थी, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि वो नोबेल प्राइज़ भी नहीं ले पाए थे 1954 में। और 1961 में उन्होंने सुसाइड किया था। उनके फादर की जो फेवरेट गन थी वो उन्होंने उठाई थी और उसी गन से उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था। अच्छा, इनकी अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने एक फ़िशिंग बोट भी खरीदी थी जिसका नाम था पिलार, और जो उनकी जो बुक है द ओल्ड मैन एंड द सी और आइलैंड इन द स्ट्रीम, ये इसी इनके सेलिंग एक्सपीरियंस से, फ़िशिंग एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है। तो मैक्सिमम टाइम जो उन्होंने इस बोट पे स्पेंड किया था, इसी बोट के ऊपर ये 2 इनके वर्क्स फेमस हैं। दिस इज ऑल अबाउट अर्नेस्ट हेमिंग्वे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।